मेरा कुछ समय पहले नंबर लीक हो गया था, तो उस नंबर पे भी थ्रेट्स आते हैं मुझे कि परिवार को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, और हमें पता है तुम इस वक्त कहाँ पे हो। खालिस्तान का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप खालिस्तान में देखिए तो आपको ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेशन, एक्सटॉर्शन, ठीक है, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तो आप खालिस्तान ढूंढ रहे, खालिस्तान कुछ नहीं है, ये प्याज के छिलके हैं जो खालिस्तान है। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ आने वाले हैं गौरव आर्य जी, जो कि देश के मुद्दों पे बात करने वाले हैं। बहुत ही डीप बातें होने वाली हैं आज के पॉडकास्ट में, तो भाई प्लीज एंड तक जरूर देखें। रेडी हो जी शुभम पीयूष? बाल क्यों खुजा रहा है? रेडी है? अबे भाई बाल झड़ रहे हैं यार। अरे क्योंकि ठंड है ना भाई, इसलिए झड़ रहे होंगे। अबे भाई ठंड की वजह से नहीं है, 6 महीने से हो रहा है मुझे। अच्छा, क्या लगा रहा है तू बालों में? भाई वही नॉर्मल यार, तेल शैम्पू जो घर में लगाते हैं। भाई बाल झड़ने से तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर नहीं पता, मेडिकली बाल झड़ने की 7 स्टेज होती हैं, और अगर तुम स्टेज 1 to 4 के बीच में हो ना, तब तो तुम्हारे पास टाइम है कि तुम रूट कॉज को पता लगाकर उसे ट्रीट करके अपने बाल बचा सकते हो। लेकिन अगर 5वीं स्टेज क्रॉस हो गई, फिर तो भैया बाल गए ही गए तुम्हारे, फिर नहीं हो सकता कुछ। फिर तुम्हें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा सर्जरीज का, हेयर ट्रांसप्लांट का, जो कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, और उसमें ये होता है कि तुम्हारे ही शरीर पे जहाँ पे ज़्यादा हेयर ग्रोथ है वहाँ से बाल लेकर तुम्हारे बालों पे लगाए जाते हैं। तो सोच कि ये एक तो बहुत रिस्की भी है, और कहाँ कहाँ के बाल तुम्हारे सर पे लगाए यार ये तो जाएंगे। बहुत घटिया बात हो जाएगी यार। पेनफुल भी होता है भाई ये। तो फिर सही तरीका क्या है भाई? सेफ और होलिस्टिक तरीके से ट्रीटमेंट करा ट्राया से। जहां इंडिया में बाकी सारी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेच रही है बिना तुम्हारे प्रॉब्लम जाने, ट्राया का एक हेयर टेस्ट होता है जिसमें पता लगाते हैं कि तुम्हारे बाल क्यों डैमेज हो रहे हैं, कितना डैमेज हो गए, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और उसके बाद डॉक्टर्स तुम्हें कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं। और जो इसका टेस्ट होता है ना, वो एकदम फ्री होता है और ऑनलाइन होता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ट्राया को इंडिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं भाई। और 93% इनके कस्टमर्स ने रिजल्ट देखे हैं, और कुछ केसेस तो जेनेटिक हेयर लॉस के भी थे उसमें से। ये सिर्फ एक नहीं, 3 साइंस पे काम करता है: आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन। और अगर आप भी स्टेज 1 to 4 के बीच में हो ना भाई, तो अपने बालों को बचा लो। कैसे, मैं बताता हूँ। आज ही ट्राया ऐप डाउनलोड करो, उनका फ्री हेयर टेस्ट लो, अपना कस्टमाइज्ड किट खरीदो, और 5-6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट्स देखो। और हाँ, हमारा कूपन कोड यूज करना है RealHit20, आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो जल्दी जाओ, ऑफर का लाभ उठाओ। ऑफर खत्म हो रहा है 5 दिन के अंदर, तो जाओ डाउनलोड करो ट्राया ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सही है यार, ये तो भाई मैं ट्राई करूंगा इसको। फिलहाल गौरव सर आने वाले हैं भाई। हाँ भाई यार। भाई गौरव सर आने वाले हैं, और फिर से बहुत बढ़िया इंट्रो देना पड़ेगा आपको शुभम जी। हाँ, दोबारा इंट्रो देंगे, मतलब गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए ना कि पहले क्या बातचीत चल रही और थी। क्या। और मैं जनता से बोल दूं भाई, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में और हमारे नए सेट पे। और आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्य सर। एंड सर, हम बहुत खुश है कि आपसे हमारे नए सेट की ओपनिंग हो रही है। सर ने, एज हिज नेम सजेस्ट, सर ने इंडियन आर्मी में सर्व करा है, और अब ये कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, और ये मीडिया चैनल्स पे जाकर एज अ पैनलिस्ट भी अपने विचार पेश करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पे और देश से रिलेटेड मुद्दों पर। ये बहुत अच्छे तरीके से सारे मुद्दों पे, वर्ल्ड के जितने भी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उन पे बहुत अच्छे से कंटेंट बनाकर हम लोगों को एजुकेट करते हैं। और बहुत सारे लोग इनको सिर्फ इंफॉर्मेशन पाने के लिए देखते हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन सोर्स समझ में आते हैं लोगों को। तो सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हो रही है। मैं जनता को बताना चाहूँगा, हम सर के साथ पहले बैठे थे, हमने एक एपिसोड करा था जिसमें हमारे यहाँ पावर कट हो गया, और पहली बार 2 साल में ऐसा हुआ कि कोई गेस्ट बिना शूट करे वापस गए, क्योंकि सर की कुछ मीटिंग्स थी। हमें बहुत बुरा लगा था सर, तो हमने सोचा कि हम नया सेट आपसे ही ओपन करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। जनता को मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और आपके साथ साथ हम भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि सर की जो नॉलेज है ना, बहुत ही ज्यादा है। डीप सर समझाते हैं बिल्कुल सारी चीजें। भाई इससे पहले हम थोड़ा डीप जाएं, थोड़ी बातें करें, लेकिन मैं बस जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सर की जो वाइब है ना, इतनी पॉजिटिव, और सर इतने ज्यादा हम्बल है ना, तो सर से मिलके मुझे सेकंड टाइम फिर से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सर थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर, बिफोर वी स्टार्ट, हम अभी आपको बाहर रिसीव करने आए थे, आपके साथ सिक्योरिटी थी सर, क्या सब ओके है?
ओके होता तो सिक्योरिटी क्यों ही होती भाई। थ्रेट्स हैं ये पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स के और लोगों के, सो जेन्यून थ्रेट्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है। तो सर मतलब ये लोग आपको रीच आउट कैसे करते हैं, कुछ आप अगर इफ़ यू कैन डिस्क्लोज। ये थ्रेट्स के मामले में हाँ। मेरा कुछ समय पहले नंबर लीक हो गया था, तो उस नंबर पे भी थ्रेट्स आते हैं, मुझे ईमेल पे थ्रेट्स आते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे थ्रेट्स आते हैं कि परिवार को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, और हमें पता है तुम इस वक्त कहाँ पे हो। और तो बस यही सब करते रहते हैं ये लोग, धमकी देते रहते हैं। और कुछ धमकियाँ, अगर 10 धमकियाँ हैं तो उसमें 2-3 रियल भी होती हैं। रियल मतलब कि कोई जेन्यूनली पैसा लगा के आपको हार्म करना चाहेगा, ऐसी भी धमकियाँ होती हैं। 10 में से 2-3 ऐसी भी होती हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ सर, ये मतलब कि धमकियां आना, मतलब ऐसा मुद्दा ये उठा कब, हुआ कब ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा मामला था कि ये धमकियाँ आ रही हैं और लोग कह रहे हैं आपको मार देंगे, ये सिलसिला जब मैं मीडिया में था तब ये थोड़ा बहुत शुरू हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें बात वो करनी चाहिए जो पहुँचे, मतलब जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो चाहे आप दुश्मन को एड्रेस कर रहे हो चाहे दोस्त को, उसको समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आने लगा उनको, जब समझ में आने लगा, मेरे वीडियोस हैं काफ़ी कुछ वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। अच्छा, कोई भी इंडियन टीवी एंकर या कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान को भला तो बोलता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी इस चीज़ को लेके इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, हिंदुस्तानी है तो बोलेगा, और उस चीज़ से वो चीज़ इग्नोर हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर दुश्मन है तो फिर तो एक तरफ की बात वो करेगा। मेरे काफ़ी वीडियोस पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोट होते हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, क्योंकि रिसर्च्ड वीडियोस होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि रिसर्च करके बात करूं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे जो डीप स्टेट है उसको बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको इस खास तौर से इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी यूथ इसकी बात क्यों सुन रहा है। तो उनको लगता है कि अंदर ही अंदर कोई खोखला कर रहा है, जबकि ऐसी कोई मंशा नहीं है हमारी, लेकिन हम तो बोलते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में जब बोलते हैं तो ये उनको, और बाकी लोग हैं खालिस्तानी हैं आपके, वो बड़े परेशान हैं। खालिस्तानी भी बहुत उनके थ्रू भी थ्रेट आ रही है आप? हाँ हाँ, अच्छा। पर उनकी थ्रेट्स थोड़ी फनी टाइप की होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गाली गलौज करते हैं, पर आपको पता है कि जो बोलता है ना वो करता नहीं है। तो मैंने 2 ब्रैकेट में लोग हैं, एक तो वो हैं जो बोलते नहीं हैं, जो सिर्फ करते हैं, और ये बात मैंने देख ली है। मुझे तो मुहावरा लगता था एक ज़माने में कि जिसको कहते हैं ना कि खाली बर्तन बजते हैं सब, मुझे लगता था मुहावरे नहीं है, सच है ये। जो असल में करते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते। और मैं मिला भी हूँ 2-3 लोगों से, और मैंने ये देखा है कि जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं ना, दे आर वेरी पोलाइट पीपल, बड़े हाथ जोड़ के सर झुका के उनको जो करना होता है कर देते हैं। ये खालिस्तानी टाइप के लोग ये बहुत चिल्लाते हैं, गाली गलौज, ऊंची आवाज़ में बात करना, फिर मुझे पता लग जाता है कि बस गुब्बारे में हवा है, गर्म हवा है, ये थोड़ी देर उड़ेगा, हवा ठंडी होगी, नीचे बैठ जाएगा। तो खालिस्तानी उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर धमकी तो धमकी है। बट सर व्हाट कीप्स यू गोइंग, क्योंकि एक जब आदमी अपने लिए तो चलो मैं हिम्मती हूँ, मैं कर लूँगा, बट जब फैमिली की बात आती है तो अच्छे से अच्छा आदमी सोचता है दोबारा कि यार इनकी क्या गलती है, वाई एम आई पुटिंग देम टू अ थ्रेट। तो आप व्हाट कीप्स यू गोइंग? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं उस नहज पे पहुँच गया हूँ कि मैं वापस नहीं जा सकता, और ये चॉइस मैंने खुद करी। मुझे किसी ने बोला नहीं कि आप ये बयान दो या आप ऐसा करो या सोशल मीडिया पे ऐसा बोलो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये मेरा खुद का चॉइस था, और मेरे परिवार को पता है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। मैं भी तैयार हूँ फॉर द वर्स्ट। और ये देखिए ना, हम सबको मौत आनी है ना एक दिन। अब जब वो मौत आएगी, हमारे सामने खड़ी होगी, और हम मौत को देख के हम कैसा बिहेव करते हैं, इससे हम लोग जज करे जाएंगे। क्या हम घुटने पे आके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, या हम कहते हैं कि ठीक है यार, मौत तो आनी है, ठीक है, सबको आनी है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा और 200 साल जीऊंगा, ऐसा तो नहीं है। सब ने मरना है, कैसे मरना है ये बड़ा डिपेंड करता है। और जहाँ तक घर वाले हैं, मुझे लगता है कि मैं इतना आगे आ चुका हूँ इस काम में कि अब देयर इज़ नो गोइंग बैक फॉर मी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं चाह के पीछे नहीं हट सकता, वो बहुत आगे आ गया हूँ मैं इसमें। पर सर कह सकते हैं कि एक तरीके से ये नीड बन चुकी है एक तरीके से आपके लिए, कि भाई लोगों को सच पता चले, तह तक लोग चीज़ें जाने। तो इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ रिस्क करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते कि भाई चलो अपने घर पे बैठो, इतना क्यों मुद्दों में पढ़ना। बट आप आगे निकल के आ रहे हो, सच लोगों को बता रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई नहीं कर पाता। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहादुर हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट एन एवरेज पर्सन।
लेकिन हाँ, मुझ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। तो ऐसा कोई तीसमार खान नहीं है, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्या है, वो हमारे देश के खिलाफ क्या कर रहा है, कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि टचवुड इंडिया एक बड़ी सेफ कंट्री है, बड़ा सेफ मुल्क है ना इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग इंसुलेटेड रहते हैं काफ़ी चीज़ों से, आइसोलेटेड भी रहते हैं, इंसुलेटेड भी रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें शाम को मॉल चले जाएंगे हम लोग, पर हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, हमारे बारे में वहाँ के लोग क्या क्या ख्यालात रखते हैं, वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ की फ़ौज है। अब देखिए, वो तो इंडियन आर्मी है कि जितने भी टेरर इंसिडेंट जम्मू और कश्मीर में ही रफा दफा हो जाते हैं, वरना यही लोग थे जिन्होंने 26/11 भी करा था, सरोजनी नगर में ब्लास्ट करा था, आपको याद होगा बहुत पहले, आप लोग उस समय छोटे होंगे, लेकिन सरोजनी नगर में ब्लास्ट करा था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ था, हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। तो इसको इतिहास ना समझें। दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक नियत और एक काबिलियत, दो चीज़ें होती हैं। कोई भी ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए आपको नियत और काबिलियत चाहिए। पाकिस्तान में नियत है, इस वक्त काबिलियत नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान में नियत होगी, पाकिस्तान कर देगा, क्योंकि काबिलियत ऑलरेडी है। देखिए, या मैं कहता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान की काबिलियत होगी रादर, तो नियत उसकी है। नियत पाकिस्तान की है कि भारत को, अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान फंसा हुआ है, पैसे तो आएंगे उसके पास एक ना एक दिन, और जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो हमला करेगा आपके ऊपर, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो करेगा, वो 100 बार पहले कर चुका है। तो वो इस ताक में हमेशा रहती है कि कब मौका मिले और कब बम फोड़े, कब कुछ नुकसान करे इंडिया हाँ, का। बिल्कुल। आप कोई भी फॉरेन मैगजीन्स, आप मेरा बयानिया मत विश्वास करिए, आप फॉरेन मैगजीन्स पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, पाकिस्तानियों की खुद की किताब पढ़िए, उन्होंने पूरी की पूरी फौजें खड़ी कर रखी हैं, मदरसे हैं पाकिस्तान में, और हज़ारों दर हज़ारों मदरसे हैं, जहाँ पे बच्चों को 8, 9, 10 साल के बच्चों को यही बताया जाता है कि ये जो दुनिया है ना, ये ट्रांजिट लाउंज है, यहाँ से सिर्फ आपको गुजरना है, यहाँ पे जीना नहीं है, गुजरने की जगह है, आप गुजर जाइए, असली आपका मकाम जन्नत है। तो जब आपने एक बच्चे के दिमाग, ये मेरे साथ हो चुका है, इनफैक्ट एक जगह है कश्मीर में, अनंतनाग, तो मैं जब भी कश्मीर जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जेब में चॉकलेट्स ले जाऊँ, टॉफ़ीज़ ले जाऊँ बच्चों को, तो बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है, तो मैं टॉफ़ी देता हूँ, तो बच्चे देखते हैं, फौजी गाड़ी में आए तो जय हिंद बोलते हैं बच्चे, तो मैं टॉफ़ियाँ बांटता फिरता हूँ कश्मीर में, कहीं जेब में 15-20 चॉकलेट, किसी को कुछ। मैं बच्चों से पूछा ना, ये अनंतनाग में कुछ साल पहले की बात है, तो टॉफ़ी दी तो जय हिंद अंकल, जय हिंद अंकल, तो मैंने बोला जय हिंद बेटा, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक लड़की थी छोटी सी, सर पे हिजाब टाइप का पहनते हैं ना, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हर जगह पहनते हैं मुसलमान, तो ये हिजाब पहनी थी, और बड़ी प्यार, 5 साल की होगी, नहीं तो 6 साल की, इतनी सी थी बेचारी। मैंने बोला बेटा आप क्या करोगे बड़े होके, तो कहती है जब मैं बड़ी होंगी ना, मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। मेरे साथ आर्मी ऑफिसर था, उसने पता है क्या बोला, वो मुझसे कहता है सर हम पाकिस्तान से लड़के उनको हरा देंगे, हम चीन से लड़ लेंगे, हम ये 5 साल की बच्ची से कैसे लड़ेंगे। मतलब कम उम्र से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप ये देखिए, हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी इज अमंग द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, वो आर्मी का अफसर जो इतनी बहादुर फौज में अफसर है, वो कह रहा है कि मैं लश्कर, जैश, पाकिस्तान, चाइना सबको संभाल लूंगा, मैं 5 साल की बच्ची के सामने बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वो हथियार डाल देगा उसके सामने, और ये पाकिस्तानियों को पता है। तो जब हमने बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने इंटरनेट से लोगों को ब्रेन वॉश करा। और ये जो आदिल अहमद डर है, आपको नाम याद नहीं होगा, आपको याद है कुछ साल पहले पुलवामा हुआ था, जहां पे 40 सीआरपीएफ के हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। आदिल अहमद डर वो सुसाइड बॉम्बर था, वो लोकल कश्मीरी था, वो तो कभी पाकिस्तान नहीं गया। उसके अंदर इतना हेटरेड कैसे आया कि मैं अपनी गाड़ी में इतने किलो आरडीएक्स लेके जाके सीआरपीएफ की बस में मार दूं, क्योंकि आप अपनी जान देने जा रहे हैं तो आपके मन में कोई मोटिवेशन होगा। वो कहां से आया? ये सारे का सारा रेडिकलाइजेशन आपका इंटरनेट से होता है, सारा का सारा रेडिकलाइजेशन डार्क वेब से होता है, ये सारा का रेडिकलाइजेशन आपका कुछ चंद मसाजिदों से होता है या फिर आपके मदरसों से होता है, ये पर ज़्यादातर आपका ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है। आपको लूडो की वेबसाइट या कोई वीडियो गेम की वेबसाइट, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करेंगे, उससे चैट करेंगे और वहाँ से आपको उठा लेंगे। हाँ, फिर वहाँ से आपका कांटेक्ट, फिर आपको ग्रुप, और कई साल का प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो गया, 2-3 साल का प्रोसेस है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं, वैसे रेडिकलाइजेशन करते हैं। वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस। सर ये ऑनलाइन अटैक करना, जैसे आपने बोला कुछ वेबसाइट्स हैं, डार्क वेब है, सब लोग डार्क वेब के बारे में अब ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोगों को मालूम पड़ रहा है जी, एंड सिंस आप भी कह रहे हैं कि उसके थ्रू अटैक्स हो रहे हैं और चीज़ें
ट्रांसफर हो रही है वहां से यहाँ, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जी तो बिल्कुल। गवर्नमेंट इस चीज पे काम क्यों नहीं करती? लाइक उस पर कंट्रोल क्यों, डार्क वेब पे कंट्रोल क्यों नहीं आता है? आप कैच क्यों नहीं करते हैं ऐसे? आप नहीं कर सकते। आप एक लिमिट तक आप कर सकते हैं, पर अगर आप ये सोचेंगे कि आप पूरी तरीके से कंट्रोल करें, ये किसी के, ये अमेरिका के बस का नहीं है, ये रशिया के बस का नहीं है, ये किसी, या फिर आप चाइना जैसा करें जिसके सर्वर ही चाइना में है, जिसका सब कुछ चाइना में है, जहां पे अगर आप हांगकांग के बाद इमिग्रेशन है चाइना वाला, इमिग्रेशन के बाद आप अंदर जाएं तो 1 किलोमीटर के बाद जब आपका यूट्यूब काम करना बंद कर जाए, ट्विटर का आप कर ही ना पाए क्योंकि चलता ही नहीं है चाइना में। फिर वो तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग कर दिया बिल्कुल, है ना, चीन का। तो या तो वो कर दें आप, वरना इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में बहुत दिक्कत है। मैं आपको, और जो लोग बड़े सीरियस होते हैं वो डिजिटल नहीं, वो एनालॉग हो जाते हैं, उसको पकड़ना और मुश्किल है। जैसे ओसामा बिन लादेन 6 साल पाकिस्तान में छुपा रहा, अमेरिकन को पता नहीं लगा 6 साल छुपा है ओसामा, जबकि अमेरिका का एनुअल डिफेंस बजट $700 अरब है। $700 अरब नहीं पता लगा पाया। सैटेलाइट्स अमेरिका के पास, ड्रोन अमेरिका के पास, CIA अमेरिका के पास, मरीन क्या नहीं है उसके पास? हाँ नहीं, उसने सिर्फ 3-4 काम करे। उसने बोला मैं टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। पकड़ के दिखाओ, वो गायब हो गया। आप कल अपना सारा कुछ फेंक दें, अपना मोबाइल फोन वगैरह, है ना, और आप थोड़ा सा क्लीन शेव हो जाएं, आप गायब हो जाइए, इनके नाक से खून निकल जाएगा, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द नेट। आप नेट से गायब हो जाइए। ओनली पे इन कैश, लोगों से ज्यादा मत मिलिए। जो भी लिखना है चिट्ठी के थ्रू, चिट्ठी आपने भाई को दी, भाई ने इनको दी, इन्होंने पढ़ी, इनको वापस चिट्ठी दी, आपने पढ़ के जला दी, कहानी खत्म हो गई। नोबडी कैन, वो पकड़ा गया, उसकी किस्मत खराब थी, वरना अभी तक जिंदा रहता वहां पे पाकिस्तान में। पर अगर सोनली सर इंटरनेट की ही बात करें तो ये और कैसे टारगेट कर रहे हैं लोगों को? जैसे आप कह रहे हो एड्स के थ्रू या कैसे भी कांटेक्ट कर लेते हैं, और कैसे कर रहे हैं, और कैसे माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का? देखिए ये सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मस्जिद होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है, कुछ मदरसे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है। देखिए मदरसे से पढ़ा स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मदरसे से पढ़े सारे स्टूडेंट टेररिस्ट होते हैं, लेकिन मदरसों में एक किस्म का इस्लाम पढ़ाया जाता है, एक खास किस्म का। देखिए जब हम कहते हैं ना अदराइजेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि आपने ये बोल दिया कि जो गैर मुस्लिम है वो दुश्मन है। अब आप उस दुश्मनी का कुछ करें ना करें वो आपके ऊपर है ना, वो तो आपकी फितरत है ना। आप ना करें, अब बैठ जाएं कि ठीक है दुश्मन है, ठीक है यार ठीक है, उसको अल्लाह देखेगा। कुछ कहता नहीं दुश्मन है तो मुझे कुछ करना है इसके बारे में। तो यू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर मोटिवेटेड, लेकिन उनके पास कला नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन चाहत है। हुनर आप उनको दीजिए, फिर वो आपके औजार बनते हैं, फिर जाके वो आगे कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके से होता है। इनका भी वैसी सिलेक्शन प्रोसेस है जैसा HR का होता है ना कंपनीज में, एंड दे आर मोर थरो देन HR। ये बड़े प्रोफेशनली करते हैं। आपका एक कॉन्टैक्ट होगा, वो आपको बताएगा आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, लेयर विद इन लेयर। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उसके बॉस से बात कर रहे हैं, जो उसका सरगना है आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी से बात करेंगे, वो किसी से बात करेगा, उसको नहीं पता अगले स्टेप पे कौन है, कि अगर वो पकड़ा भी जाए, उसको पुलिस इंट्रोगेशन भी करे, जब उसको पता ही नहीं तो क्या बताएगा वो। सही बात है। तो इसलिए इस तरीके से रखते हैं इनको अलग अलग। ये चीज़ें सर वेब सीरीज और इनके थ्रू सामने तो आ रही हैं, अब लोगों के थोड़े लोग अवेयर हो रहे हैं ये चीज़ें देखकर। सर लास्ट टाइम जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान इवन यूजेस उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सिंगर्स को और नॉन पर्सनालिटीज़ को। तो वो कैसे होता है? देखिए पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान का ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज का एक प्रोपेगेंडा विंग है। वो 1949 में उन्होंने खोल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता लग गया था 1949 में, उनके क्रिएशन के 2 साल के बाद, बस प्रोपेगेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तब से करते चले आए हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि देखिए इंफॉर्मेशन है, राइट। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो बड़े फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए वो लोग? वो इसलिए फेमस हो गए, वो कोई नई बात नहीं सिखा रहे, वो पुरानी बात नई तरीके से सिखा रहे हैं। नाउ यूट्यूब हैज बिकम अ बिग मीडियम टू एजुकेट और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। लेट अस कॉल इट ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप भी तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही करते हैं, आप जानकारी देते हैं ना लोगों को। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जानकारी वो समझ में आती है
जो कि ईजी टू डाइजेस्ट हो। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई 2 चीज़ें सुननी है, आपके पास 10 मिनट हैं। एक तो आपके फेवरेट सिंगर का, माना कि आप पाकिस्तानी हैं और आपका फेवरेट सिंगर आतिफ असलम है, आपको आतिफ असलम का गाना सुनना है, लेटेस्ट गाना, ठीक है, या आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर का लेक्चर सुनना है, आपकी चॉइस है, आप आतिफ असलम चूज करेंगे। और क्योंकि आप आतिफ असलम को, मैं आतिफ असलम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो काम करता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो फर्ज कीजिए आपको बोला, आपने बोला कि नहीं साहब मुझे तो आतिफ असलम पसंद है, मैं तो उसके गाने सुनूंगा, 99% यही बोलेंगे। अब वो गाने में क्या सुनाता है और आप क्या समझते हैं, वो पाकिस्तानी फौज अच्छी भली भांति समझती है। वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को यूज करती है, वो अपने सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को यूज करती है, वो उनको पैसा देती है। एक बिल्डिंग है उनकी बाकायदा, जिसके अंदर कहते हैं कि 2 से लेकर 2,500 एक जमाने में लोग हुआ करते थे, उसमें एडिटर्स, उसमें सॉन्ग राइटर्स, उसमें एंकर्स, उसमें शायर जो कविताएं लिखे हैं, शेर व शायरी गजल लिखे हैं, म्यूजिशियंस, ये सब कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब वहां पे बैठते हैं। क्योंकि जब आपको प्रोपेगेंडा करना होता है ना, तो प्रोपेगेंडा, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, प्रोपेगेंडा होता कैसे है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगर पाकिस्तान को ये प्रोपेगेंडा करना है भारत में कि यार इंडियन आर्मी बड़ी खराब है, इंडियन आर्मी बड़ी खराब है, ये बड़े जालिम लोग हैं, गंदे, अगर ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को करना है, तो आप बोलेंगे भागो यहां से, मेरे पास वक्त नहीं है, बकवास मत करो, मेरी फौज के साथ मैं खड़ा हूं, मुझे क्या लेना देना, भागो यहां से। आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये केस हुआ था बेंगलोर में, जहां पे एक बंदा जो कि कश्मीर से जिसका ताल्लुक था, और ये 370-35 से हटने के पहले की बात है, उसने 15, 20, 25 बच्चे इकट्ठा करे और उसने अपने आईफोन पे कनेक्ट करा। वो बच्चे लोकल थे, बैंगलोर के या नॉर्थ के कहीं के होंगे। उसने कनेक्ट करा एक औरत को जो कि कश्मीर में कहीं बैठी थी। अब आई डोंट नो कश्मीर में बैठी थी, कहां बैठी थी मुझे नहीं पता, लेकिन दिख ऐसी रहा था कि वो कश्मीरी है। फिर उस आदमी ने बोला कि आप कैसी हैं आंटी और सब कुछ, उसने कुछ बोला तो वो औरत रोने लगी। और वो लड़का, ये सब ड्रामा चल रहा है इनका, वो लड़का पूछता है कि आंटी आप बताइए आप रो क्यों रही हैं। उसने बोला बेटा मेरा 12 साल का एक लड़का था, वो क्रिकेट खेलने गया, इंडियन आर्मी ने उसको गोली मार दी। और वो रोने लगी और रोते 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 फिर उसने ऑफ करके वो चली गई। अब वो जो 25 बच्चे हैं जो कभी कश्मीर नहीं गए, जिनको सच्चाई नहीं पता इंडियन आर्मी की, वो क्या सोच कर जाएंगे एक बूढ़ी औरत को रोते हुए कि मेरा 12 साल के बेटे को क्रिकेट खेलने के जुर्म में इंडियन आर्मी ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। वो क्या सोच कर जाएंगे? वो ये सोच कर जाएंगे यार हमारी फौज कितनी गंदी है, देखो 12 साल के बच्चों को गोली मारती है, क्रिकेट खेलना भी कोई जुर्म। दे विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ लाइक दैट। ऐसी चीजें करते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन। मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। और इतनी पावरफुल इमेज है वो बूढ़ी औरत की रोती हुई, आंख से आंसू निकलते हुए, इतनी पावरफुल इमेज है कि वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाली, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने आपको पट्टी पढ़ा दी जो मैं चाह रहा था, कहानी खत्म। बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा अगर कुछ सोचेंगे उस बारे आप में। जब भी फौजी को देखेंगे आप जज करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसने जहर डाल दिया। ये होता है प्रोपेगेंडा, और ऐसे करते हैं ये लोग। और सर ये चीज़ें जो हो जाती हैं, जैसे कि हम काफ़ी अभी बीच में फेमस हुई थी, जैसे पाकिस्तान से आ जाते हैं रेफ्यूजी, जैसे अब सीमा हैदर आई थी, हाँ, और अभी एक और आई है कैलकाटा में कि कपल मिला है आके। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती है और गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही इन चीज़ों का? कि हो सकता है ये प्राइवेट एजेंट्स हो या कुछ लीक कर रहे हो, कहीं कुछ अटैक प्लान कर रहे हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरीके से कर भी नहीं पाएगी। हमें वो केसेस पता लगते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 1000 में से एक बंदा सक्सेस हो गया, मीडिया उसको ब्लो अप कर देती है। देखो सीमा हैदर आ गई, कितनी सीमाएं नहीं भी आई होंगी जिसको रोक लिया होगा। लेकिन फिर ये भी तो सोचिए कि अगर एक सीमा आ गई तो 10 और होंगी अंदर। दोनों तरफ है, दोनों तरफ का खेल है। तो इसमें ऐसा है जैसे कि आप यूएस को देखें, यूएस से बड़ा सुपर पावर कोई है नहीं, अथाह धन है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है। फिर भी मैक्सिको से हर साल लाखों लोग घुस जाते हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला के रह गया कि दीवार बनाओ, बिल्ड अ वॉल। आते हैं वो अभी भी, दीवार टाप देते हैं। वो दीवार सुरंग बना के, देखो जिसको करना होता है ना वो रास्ता निकाल लेता है, जो डेस्परेट होता है। यहाँ से जाते हैं लोग डंकी मार के। अब जितने भी खालिस्तानी हैं वो क्या करते हैं, खालिस्तानी भारत में नॉर्मल काम कर रहे होंगे, कोई खेती बाड़ी दुकानदारी जो भी है। एक पॉलिटिशियन है, आपने नाम सुना नहीं सुना, सिमरनजीत सिंह मान, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिमरनजीत सिंह मान साहब का एक टेलीविजन का इंटरव्यू अगर आप यूट्यूब में जाएंगे आपको मिल जाएगा, जहां पे मान साहब ये बता रहे हैं कि मेरे पास बच्चे आते थे, मुझसे कहते थे कि साहब हमें बाहर जाना है, तो मैं उनसे 30-40 हज़ार रुपए लेता था और मैं एक झूठा सर्टिफिकेट लिखता था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है,
मैं झूठा सर्टिफिकेट लिखता था कि इसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है ये पॉलिटिकल वर्कर है और उनके साथ इसके राजनीतिक भेदभाव हैं, तो वो इसको जान से मार देंगे, इसकी जान खतरे में है, लिहाजा आप इसको असाइलम दे दीजिए। और जब उससे पूछा कि आपने कितने ऐसे सर्टिफिकेट साइन करे, कहते हैं लगभग 50,000। दिस इज सिमरनजीत सिंह मान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पंजाब से उनका ताल्लुक है, मान साहब का। वो कहते हैं मैंने तकरीबन 50,000 बंदों को झूठा सर्टिफिकेट देके पैसे लेके 30-30 हजार रुपए पर झूठा सर्टिफिकेट मैंने विदेश भेजा है। ऑन रिकॉर्ड वीडियो है ये। हाँ, आप अभी जाके यूट्यूब में देखिए, आपको पता लग जाएगा। ही इज ओनिंग अप, ही सेइंग हाँ मैंने भेजा है, छाती ठोक के हाँ मैंने करा है। वो पार्टी चलानी है ना उसको, अब पार्टी चलानी है, ऐसे ही काम करेगा वो। अब ये जाते हैं खालिस्तानियों का फंसते, ये तो खालिस्तानी पूरा ड्रामा वहीं से शुरू हुआ है। खालिस्तान इज नथिंग, कोई खालिस्तान को जगह थोड़ा है। पाकिस्तान तो एक है ना, आप अफगानिस्तान एक है ना, हिंदुस्तान एक है, वेयर इज खालिस्तान? देयर इज नो खालिस्तान एक्चुअली। खालिस्तान एक इमिग्रेशन स्कैम है बहुत बड़ा, इमिग्रेशन और ड्रग स्कैम है बहुत बड़ा। और खालिस्तान की सो कॉल्ड फ्रीडम मूवमेंट ये इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा फ्रंट है, जिसके थ्रू ये लोग हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, लिटरली कई 100 करोड़ कमाते हैं हर साल सिर्फ इससे। इनफैक्ट सर वहाँ के लॉयर्स भी इनके टच में होते हैं जो इनको वहाँ पे अटेंड करते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट का उनको क्रैक पता है सारे, तो सब पूरा रैकेट है। महंगा है, आपको 70-80 लाख रुपए लग सकते हैं। वहाँ पे आप इमिग्रेशन लॉयर के पास जाइए, इमिग्रेशन लॉयर आपको बताएगा कि आपको क्या कहानी सुनानी है। कई वो एक मैगजीन है, मैं उसका अभी नाम भूल रहा हूँ, न्यूज़पेपर है यूके का, उसने अंडरकवर स्टोरी करी। एक भारतीय मूल का रिपोर्टर था उनका, तो उसको बोला कि तुम एक इलीगल इमिग्रेंट बन के जाओ किसी वकील के पास और पता लगाओ ये क्या ड्रामा है, ये सब यूके में चल रहा है, सब फ्रॉड। तो वो रिपोर्टर है, वो कहता है कि जी मैं तो इलीगल इमिग्रेंट हूँ, मैं तो ऐसी नाव में आ गया वहाँ से, अब मैं इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहता हूँ। कह रहा आप चिंता मत करो, आप ये बोल दो कि जो भारत की सरकार है आपके ऊपर बड़ा जुल्म कर रही है और आपको मारना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे हिंदूवादी सरकार है और वो किसी और धर्म को मानती नहीं है, वो कहती है हम सबको मार देंगे। तो आप एक काम करो, आप ये कह देना कि आपको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, मैं आपको दिलवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। फिर वो दूसरी जगह जाता है, वही अंडरग्राउंड रिपोर्ट, ये रिपोर्टर है, चुपचाप कैमराज लगा के और जासूसी कर रहा है, ये कहानी बना रहा है। दूसरा कहता है कि जी आप ये बोल दो कि मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में तो बड़ा बुरा हाल है, मैं एक कास्ट का हूँ, जिस लड़की से प्यार करता हूँ दूसरी कास्ट की, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, अगर हमने शादी करी तो हमारे माँ बाप हमें मार डालेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे असाइलम चाहिए। तीसरा कहता है मैं गे हूँ, मुझे मार देंगे इंडिया में, इसलिए मुझे असाइलम चाहिए। तो भारत का नाम खराब करो और यूके की नागरिकता पाओ, ये स्कीम है। ये तो अलग ही चीजें चल रही हैं सर, देखा जाए तो एक तरीके से ये पूरा खालिस्तान का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है, ड्रग्स का, ड्रग पेडलिंग का, ये सब। दिस इज अ बिग स्कैम जो आप अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये, इसमें जैसे प्याज होता है ना, प्याज अपने आप में कुछ नहीं होता, वो तो परत है जो प्याज है। आप प्याज ढूंढने के चक्कर में एक परत निकालेंगे, दूसरी तीसरी चौथी, पता लगा प्याज खत्म हो गया, फिर आपको पता लगेगा कि परत ही प्याज है। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्याज, प्याज तो परत ही है। यही है, आप खालिस्तान में देखिए तो आपको ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेशन, एक्सटॉर्शन, ठीक है, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तो आप खालिस्तान ढूंढने, खालिस्तान कुछ नहीं है, ये प्याज के छिलके हैं जो खालिस्तान है। सर आपकी सोर्स ऑफ रिसर्च या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहती है जब आप रिसर्च करते हो? क्या आप पुराने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप सिर्फ वही जो ऑन रिकॉर्ड है? हाँ, मैं जो भी बोलता हूँ वो मीडिया से पढ़ा हुआ होता है। मैं रिसर्च करता हूँ, जो थिंक टैंक्स हैं मैं उनका पढ़ता हूँ, मैं खुद जानने की कोशिश करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, ये मेरा सोर्स है। पर हम लोग जैसे कहते हैं मीडिया में, हर चीज़ के पीछे एट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ, मैं इसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आर्टिकल छपा है और ये एक रिसर्च्ड आर्टिकल है, एक क्रेडिबल सोर्स का। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई वेबसाइट खोल दी और वहाँ से वेबसाइट से हम लोग कुछ करना है, ये क्रेडिबल सोर्स है आर्टिकल का, और इसलिए हम इस आर्टिकल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। फिर बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं जो इसके ऊपर लिखते हैं, जो कि बड़े क्रेडिबल हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। तो एवरी डे 2 और 3 आवर्स आई रीड, हर रोज़ मैं समय निकाल के पढ़ता हूँ, शाम को, रात को, आई रीड एवरी डे, दैट इज़ माई सोर्स। सर जैसे आपने बताया था कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो काम करते हैं, दे गेटिंग पेड फॉर इट, ताकि वो इंडियन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर लें लाइक दैट। तो अभी खालिस्तान की बात हो रही थी, तो देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो जो दे आर प्रमोटिंग और टॉकिंग अबाउट खालिस्तानी इन द फेवर ऑफ इट।
मैं सेलिब्रिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोगों को पता ही है, तो वो उनको भी पैसा मिल रहा है इस चीज़ के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक इकोसिस्टम है और मैं आपको इकोसिस्टम समझाता हूँ। एक इकोसिस्टम है कबूतरबाजी का, ये आप जानते होंगे कबूतरबाजी। यहाँ से म्यूजिक ट्रूप में गए, ये हमारे लिए तबला बजाता है, गिटार बजाता है, वहाँ पे कनाडा में छोड़ा और वो गायब हो गया। तो ये तो सिंपल कबूतरबाजी हो गई। दूसरी चीज़ है कि खालिस्तानियों ने क्या करा है, और बहुत गलत बात है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो भगवान का घर है और हम लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं गुरुद्वारा साहब में। खालिस्तानियों ने जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे ज़्यादातर उनको टेक ओवर कर लिया है और इनको हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं खालिस्तानी। यस, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जैसा मैंने बोला भगवान का घर है तो वहाँ पे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन खालिस्तानी बड़े वायलेंट हैं, तो जो आम सिख है वो डर जाता है इनसे, ये गोली मार देते हैं। किसी की लड़की को छेड़ दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, खालिस्तानी तो क्रिमिनल्स हैं, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम, सिख्स आर अफ्रेड। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा सिख चुप रहते हैं। लोग गलती ये कर देते हैं सोचने में कि उनको ऐसा लगता है कि सिख शायद इनको सपोर्ट करते हो। सपोर्ट नहीं करते, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं 99% ऑफ द सिख्स डोंट लाइक देम। बट वही बात है कि आप परिवार के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ, आप हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हैं, सामने 3 गुंडे खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल शराब पिए हुए, आप क्या करेंगे? आप रास्ता बदल देंगे ना, आप बोलेंगे कौन इनके मुंह लगे, लेडीज हैं, ठीक है, मदर हैं, सिस्टर हैं, आप रास्ता बदल दोगे। हर एक शरीफ आदमी ये करेगा। तो जो आम सिख है वो यही करता है, वो रास्ता बदल देता है, क्योंकि कहता है कौन इनके मुंह लगेगा। दैट इज द ट्रूथ। नॉर्मल आदमी तो दूर ही हटेगा इन चीजों से, वही अपने परिवार को पहले बचाओ। बिल्कुल वही है, वही सेंटिमेंट है। सर, ये तो हम इंडिया के बाहर की बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा इंडिया के अंदर जानना चाहूँगा। जैसे इलेक्शंस का टाइम है, तो उस टाइम ये वर्ड बहुत सुनने में आता है कि फलानी पार्टी का ये प्रोपोगेंडा, ये एजेंडा है, और उसमें आप क्योंकि मीडिया के साथ बहुत क्लोजली काम करते हो, तो मैं वो चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। कभी ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, एकदम गायब, वैनिश। फिर ऐसे मुद्दे उठ गए कि एक तरफ बहुत आग लग रही है, फिर एकदम से स्विच मार जाता है मुद्दा, तो आम जनता को भी समझ आता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मतलब लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है या क्या चल रहा है। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा, इंडियन मीडिया कैसे काम करती है, कितनी वो रिलायबल है, कितनी क्रेडिबल है आम जनता के लिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें फीड करी जा रही है वाया न्यूज़ चैनल्स, और कितनी हद तक गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। नहीं, इंटरेस्टिंग सवाल है, पर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि मीडिया झूठ नहीं बोलती। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ये कप है सामने पड़ा हुआ, ये कप जमीन पे गिर के टूट जाता है और जो कॉफी है वो बिखर जाती है। तो मीडिया हाउस कोई भी हो, लेट्स नॉट टेक नेम्स, कोई भी मीडिया हाउस हो, वो यही बोलेगा कि कॉफी का मग नीचे गिर गया, टूट गया। पर जब शाम को डिबेट होती है ना, किसकी गलती थी, तो बोलेगा साहब इसकी गलती थी, इस पार्टी वाले की गलती थी, इसके हाथ से कप लगा तो गिर गया। दूसरा वाला बोलेगा नहीं, आपने इसको बताया नहीं कि वहां पे कप है, इसको पता ही नहीं था वहां पे कप है। तीसरा बोलेगा नहीं, इसने टेबल साफ नहीं करी, इसमें इतनी चिकनाई थी कि स्लिप हो गया नीचे। तो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली 50 लोग मारे जाते हैं। कोई मीडिया हाउस ये नहीं बोलेगा कि 25 मारे गए या ट्रेन का हादसा नहीं हुआ या 100 मारे गए, नहीं, सभी 50 बोलेंगे। एक न्यूज होती है, एक व्यूज होती है। खेल व्यूज का होता है, खेल न्यूज का कभी नहीं होता। लोग कहते हैं ना फेक न्यूज, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेक न्यूज। फेक न्यूज नहीं होती। सुशांत मर गया, उसकी डेथ हो गई। सुशांत कैसे मरा, उसकी डेथ कैसे हुई, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं सुशांत जिंदा है। तो बेसिक न्यूज थी कि सुशांत सिंह राजपूत इज डेड, है ना। अब मीडिया अलग अलग तरीके से खेलेगा कि ऐसे हुआ, मर्डर हुआ, नहीं हुआ, सुसाइड हुआ, ये हुआ, उस पर बहसबाजी चलती है और उससे आप कंफ्यूज होते हैं। आपके दिमाग में भी ये डाउट नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये आपके मन में भी डाउट नहीं है। आपके मन में डाउट क्या है कि वो गया कैसे इस दुनिया से। दैट इज द गेम दैट मीडिया प्लेज, एंड मीडिया इज वेरी डेंजरस। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि न्यूज एक प्रोडक्ट है। कोई भी न्यूज ना, न्यूज एक प्रोडक्ट है। जैसे साबुन है, जैसे कि सिलाई की मशीन है, वैसे न्यूज है। तो वो आपको कंज्यूम करना है, फिर उसकी टीआरपी बनती है, टीआरपी के ऊपर फिर ऐड आती है। तो एक गेम होता है ना पूरा, टीआरपी के ऊपर ऐड आती है। अब इतने न्यूज चैनल हैं और 24 घंटे चलना है सबको, और इतना कंटेंट है नहीं, बाय द वे,
इतना कंटेंट तो है नहीं कि 24 घंटे सब लोग चलें। वही 5 आप भाई हैं जो कमरे में हैं, एक आप ही में से गेम करना है भाई। कोई कह रहा मेरा देख लो, कोई कह रहा उसका देख। अब जो एक्साइटिंग आपको लगेगा वो आप देखोगे। तो वहां पे न्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि मैं आपका अटेंशन अपनी तरफ कैसे करूं। तो कोई एंकर चीख तोड़ के चिल्लाएगा, कोई कब तोड़ेगा, बोलेंगे यार बड़ा चिल्लम चिल्ली चल रही, चलो ये देखते हैं। न्यूज़ वही है कि कब टूट गया, नीचे गिर गया, कॉफ़ी बिखर गई, न्यूज़ वही है, न्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन न्यूज़ कैसे आपको प्रेजेंट करी जाती है, ये है चक्कर। तो इन टोटल फेक नहीं कह सकते। फेक न्यूज़ कोई मीडिया हाउस नहीं देता। कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे फेक नहीं चलती, लेकिन ओपिनियन मोल्ड होता और सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी कह सकते हैं कि एक तरीके से फेक हो सकती है, जैसे इतने इतने मुद्दे आते हैं। है। हाँ, वो तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ना हर एक बंदा जिसके पास ट्विटर है ना या इंस्टाग्राम है, वो खुद के न्यूज़ चैनल का एडिटर इन चीफ है। तो उसको तो भाई आप नहीं रोक सकते, वो ही कंट्रोल्स। नॉर्मल न्यूज़ चैनल में क्या होगा कि गलत न्यूज़ होगी, कोई ना कोई ऊपर बैठा है, एक बोर्ड बैठा है या एडिटर्स बैठे हैं, कोई बैठा है जो कहेगा नहीं यार ये न्यूज़ मत लो, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। सोशल मीडिया तो फ्री है। आपने एक, आपको ईमेल अकाउंट है, आपके पास फ़ोन नंबर है, आपने ट्विटर का अकाउंट, फिर आप जो मर्जी न्यूज़ दागो। कल मैं बोल दूं कि गौरव आर्या राष्ट्रपति है देश का, और अगर मेरा हैशटैग चल गया और गूगल पे मैंने बात डाल दी कि भाई मैं देश का राष्ट्रपति हूं, और लाखों लोगों ने मेरी न्यूज़ पढ़ी और हंसी मजाक में ही उसको फॉरवर्ड करा, गूगल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में गौरव आर्या का नाम आ जाएगा फिर, क्योंकि गूगल तो एल्गोरिथम से काम करता है। नहीं समझ रहे आप? तो आप बोलेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मेरी इस फेक पोस्ट पे इनफ लाइक्स हैं तो मेरा भी नाम आ जाएगा 3-4 में। दिस इज हाउ इट इज मैनेज्ड। और सर एक चीज़ और, जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई जब भी ऐसा कुछ होता है कि इलेक्शंस हो रहा है, कुछ हो रहा है कि एक एक कुछ ना कुछ मुद्दा उड़ जाता है, तो आजकल जैसे काफ़ी एक मुद्दा चल रहा है कि ईवीएम मशीन्स का, कि इनके रिजल्ट्स अब आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कि कुछ दबा रहे हो आ कुछ रहा है। तो इस पे क्या टेक है आपका, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस चीज़ को लेके। देखिए ऐसा है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन करवाई थी, इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और बोला था कि भाई आप बता दो कैसे हैक होता है। आप ये कह रहे हो अगर हैक होता है तो आप समझा दो हमें कि साहब इस प्रकार से हैक होता है और ऐसे हैक होता है। अभी तक तो कोई कर नहीं पाया। अब लोगों के दिमाग में कीड़े डालने वाली बात है। मैं आपके दिमाग में कीड़े डाल दूं, शक डाल दूं आपके दिमाग में, ठीक है कि यार कुछ तो चक्कर है ना। अब क्या चक्कर है ये मैं नहीं बता रहा। अब जैसे आप जैकेट पहने हो सफेद, मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे ये ना, ये आपकी जैकेट पसंद नहीं है, तो आप कहते हो ठीक है मैं एक काम करता हूँ दूसरी जैकेट पहन लो। कौन सी पहनूं, कौन से रंग की पहनूं? मैं कहता हूँ यार ये मुझे नहीं पता कौन सी पहनो, ये वाली नहीं पसंद है मुझे, बस मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, बस मुझे ये नहीं पसंद है। तो ऐसे ही होता है, ये ईवीएम का यही चक्कर है। ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड, राइट? और अगर हैक है तो लोग आके प्रूव कर दें कि हैक हो सकता है। आपको क्या दिक्कत है? आपको वही बटन दबाना है या वही आपको कागज डालना है, ठीक है? बस ये लोगों के दिमाग में एक बात डालनी है कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। क्योंकि लोग नहीं सोचते ना उस तरीके से, लोग तो सोचते हैं भाई गड़बड़ है, अब तो क्या वोट करें, क्या करें, रिजल्ट तो वही आना, जो भी है मैनिपुलेटेड है सारी चीज, लोगों को तो यही लग रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि लोग ना जब तक कोई चीज नेगेटिव नहीं होती, और ये मीडिया चैनल समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जब तक नेगेटिव न्यूज नहीं होती ना लोग खुश नहीं होते। आप कभी भी देखना, आप हाईवे पे चल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, 100 लोगों की भीड़ लग जाएगी वहां पे, 100 में से एक मदद नहीं कर रहा आदमी की, सब देख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है ना। नेगेटिव न्यूज अट्रैक्ट्स, और मीडिया नोज गेट नेगेटिव न्यूज अट्रैक्ट्स। आप कभी भी टीवी खोलो या अखबार देखो, आपको 99% ऐसी, आपको लगेगा दुनिया में आग लग रही है, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अभी न्यूक्लियर बम फट जाएगा, अभी अटैक होने वाला है, हम सब मर जाएंगे अगले 2 मिनट में। यही है, 24 घंटे आपको ऐसा ब्लड प्रेशर आपका रखते हैं ऊपर, और होना जाना कुछ नहीं है। पर मैं आपको डराऊंगा नहीं तो आप क्यों देखोगे? मुझे आपको डराना पड़ेगा ना, आप डरोगे तब आप देखोगे। तो वही एक धंधे हैं। सर गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करती है मीडिया, कि क्या जा सकता है क्या नहीं जा सकता? क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी मीडिया हाउस के साथ काम कर रहे हो, कोई न्यूज़ चल रही है और फ़ोन आ गया कि बस अब बहुत हो गया, अब इसको बंद करके कुछ और चालू करो? मैंने ऐसा तो कभी महसूस नहीं करा कि किसी गवर्नमेंट के बंदे का कॉल आ गया, लेकिन मेरे अपने थॉट्स हैं इसके ऊपर। देखिए ना, अगर आप एड्स देख लेंगे ना
किसी भी न्यूज़ चैनल की, आपको पता लग जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज, राइट। अब उदाहरण के लिए आपका चैनल है, ठीक है, आपको च्यवनप्राश कहता है कि मैं हर ऐड के लिए आपके चैनल पे हम आपको 10 लाख रुपए देंगे और हफ्ते में एक ऐड करवाऊंगा, तो वो आपका कस्टमर बन गया, आपका एक रेवेन्यू मॉडल शुरू हो गया च्यवनप्राश के साथ, या कोई भी ग्लूकोज के साथ, या कोई भी XYZ ब्रांड है, कुछ ब्रांड है, कोई भी है, आपका हो गया शुरू, राइट। अब आप उसकी तो बुराई नहीं करोगे, क्योंकि आपको 10 लाख रुपए एक हफ्ते के बुरे तो नहीं लग रहे, आप उसकी बुराई तो नहीं करोगे ना। एक भी बुराई नहीं। अब कैसे करोगे आप बुराई? अब मालदीव्स ने ये तो गलती करी, मालदीव्स ने अपने सबसे बड़े कस्टमर की बुराई कर दी। देखो, सही बात है। जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता था कहाँ, इंडिया भेजता था, आपने अपने कस्टमर की बुराई कर दी, अब कस्टमर कह रहा मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, हाँ, तो ये तो गलत बिजनेस डिसीजन था ना मालदीव्स का। तो वो वही है, वही बात है। तो सर आप कह रहे हैं डायरेक्टली कि रूलिंग पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं और कंप्लीटली, बट सर ऐड तो ज्यादा चाइनीज फोन, वीवो, ओप्पो इनकी आती है, तो क्या चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है हमारा मीडिया? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस हाउसेस भी कंट्रोल करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको, कोई सरकारी अफसर या पॉलिटिशियन कभी मीडिया हाउस को फोन नहीं करेगा ये बोल के कि तुम ये खबर चलाओ। दे आर वेरी स्मार्ट। देखो, ये लोग बड़े ऐसे नहीं होते, दिल पे नहीं लेते ये लोग, उनको पता है धंधा है यार, बिजनेस है। ये छोटी छोटी चीजों को दिल में, एंकर ने ये बोल दिया मैंने दिल पे ले लिया, ये दिल पे कभी कुछ नहीं लेते ना दिल पे लेते ना जमीर पे लेते, कुछ नहीं करते ये। बिल्कुल जैसे कि ना गाड़ी पे टेफलॉन लगता है ना, आपने देखा होगा, वो एक कवर लगा देते हैं गाड़ी पे, पानी नहीं टिकता उसके ऊपर, पानी फेंको पानी नीचे आ जाता है, ये टेफलॉन कोटेड है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक और बातें हैं कि लोग कंट्रोल करते हैं, वही चीज है, आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू चाहिए तो आपको बिकना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये आपकी, और हर एक बिजनेस में, हम मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में ले लो, जो मैं इवेंट करता हूं, राइट, मेरा सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है उसकी केटरिंग कंपनी है, और वही केटरिंग भी कर रहा है और उसने पैसे भी दिए इवेंट के। उसकी केटरिंग से 50 लोग बीमार हो जाते हैं, मैं थोड़ा ना जाके लोगों को बताऊंगा कि 50 लोग बीमार हो गए। मैं इन द सेंस नॉट गौरव आर्या, बट नोबडी दिल से कि नहीं यार इसने 50 लाख रुपए दिए इवेंट के, शांत रहो। ये होता है, दैट इज मनी टॉक्स एवरीवेयर। और सर अगर जैसे हम चाइना की बात कर रहे थे अभी, तो चाइना भी किसी तरीके, जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन, जैसे बीच में PUBG बैन हुआ था और ये सारी चीज़ें हुई थी कि उस तरीके से डेटा बेस ले रहे हैं, और ऑन ग्राउंड भी कुछ ऐसा चाइना के थ्रू कुछ चीज़ें हैं कि भाई वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, या लोग उनके कुछ हैं जैसे पाकिस्तान के लोग आ जाते हैं, ऐसा कुछ? चाइना अलग तरीके से करता है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है चाइना का, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, एक दो और जगह है, और दुनिया भर में कई 100 हैं, आई थिंक 150 है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़ा फिलोसफर था कई हजार साल पहले, जैसे हमारे चाणक्य थे तो उनके कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, वहां पे चाइना ब्रेन वॉशिंग करता है बच्चों की, अच्छा। और चाइनीज लैंग्वेज सिखाता है, और धीरे धीरे प्रोपेगेंडा ये होता है, डायरेक्टली कभी नहीं बोलते कि चाइनीज कल्चर कैसे सुपीरियर है, चाइना एज अ नेशन कैसे सुपीरियर है, और जो बच्चा आगे निकल जाता है उसको फ्री में हफ्ते 10 दिन के लिए चाइना की फ्री की एक ट्रिप करवा दी। तो वो कई जब ऐसे बच्चे हो जाएंगे ना, तो आपकी पॉपुलेशन का एक बड़ा अहम हिस्सा बनेगा जो प्रो चाइना होगा। आप हर रोज पढ़ा रहे हैं ना किसी को, और आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो चाइना ये करता है, चाइना इस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है। और जहां तक चाइनीज कंपनीज का सवाल है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चाइना में कभी कुछ पता नहीं लगता कितना माल आया कितना गया, ये चाइना कभी किसी को नहीं बताता, सब झूठ। कोरोना में कितने मरे, आज तक चाइना में कितने मरे किसी को नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू टेल एनीबॉडी। वो तो कम्युनिस्ट सिस्टम है ना, डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो चाइना क्या करता है कि कई ऐसी कंपनीज को पाया गया है जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में है, कि आप देखें, अच्छा आपका ओनरशिप कौन है, अच्छा ये कंपनी जो है इसका एक्चुअल ओनर पीछे एक और कंपनी है, उसमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अच्छा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर 5 हैं तो वो कौन सी कंपनी में, वो 5 कंपनी। पता लगा पीछे कहीं जाके लास्ट में आपको PLA मिलेगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो चाइनीज आर्मी बहुत बिजनेसेस, ऐसे क्रिटिकल बिजनेसेस कंट्रोल करती है। और आपको वन ऑफ द रीजंस ऑफ बैनिंग मोर देन 200 चाइनीज एप्स वाज दिस। जो हम कहते हैं ना सिक्योरिटी, डेटा कौन इकट्ठा कर रहा है, डेटा किसको चाहिए, हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों का डेटा, वो वेपनाइज कर रहे हैं डेटा को, एंड दिस इज द PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। ये लोग करते हैं डेटा इकट्ठा, और ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। इनकी फ्रंट की कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको चाइनीज फौज ने, इंडियन आर्मी नहीं करती ऐसा। इंडियन आर्मी का लिमिटेड रोल है, वही काम करती है इंडियन आर्मी।
बॉर्डर पे जाओ, लड़ो, देश की रक्षा करो, देशवासियों की सेवा करो, बस इससे ज़्यादा इंडियन आर्मी ना वो चाहती भी नहीं करना, वो करी नहीं। चाइनीज़ आर्मी बिजनेसेस रन करती है, बड़े बड़े अरबों डॉलर के बिजनेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के, टेलीकॉम के बिजनेस। तो जैसे इंडिया में भी आजकल जैसे बाहर की कोई कंपनी है, यूएस की कोई कंपनी है, वो अपनी पूरी कंपनी खोल रही है यहाँ पे, पूरा सेटअप यहाँ लगा रही है, तो इस सब से भी उनको दिक्कत है कि जैसे कि सपोज सैमसंग हो गया, कुछ हो गया, तो इंडिया में ही सब बन रहा है, वहाँ पे कुछ जा नहीं रहा, वहाँ से कुछ आ नहीं रहा, तो इस सब से भी उनको दिक्कत है क्या चाइना को? बहुत। आप पेट पे लात मार रहे हैं। जब अभी मोदी जी गए थे अमेरिका, असली कारण तो किसी से डिस्कस ही नहीं हुआ, असली कारण यही था। सब लोग कह रहे थे इंडिया को ये मिलने वाला है, ये इंजन मिलने वाला है, ये सब के लिए मोदी जी की जाने की जरूरत नहीं है कि ये इंजन मिलने वाला है। मोदी जी असली चीज़ के लिए गए थे, उनका कारण यही था जाने का, प्राइम मिनिस्टर का, कि मैन्युफैक्चरिंग लेकर आओ, इंडिया लेकर आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर कराओ, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इमीडिएटली अगले दिन एलोन मस्क का आ गया। एलोन मस्क ने बोला कि मैं इंडिया जाऊंगा और इंडिया में सेटअप करूंगा, और वो गुजरात में जो समिट हो रहा है उसमें एलोन मस्क आ रहा है, बस कहानी खत्म हो गई। अब एलोन मस्क आ रहा है, यहाँ पे टेस्ला बनाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि 90% टेस्ला, मतलब आप ये मान लीजिए कि 80% टेस्ला चाइना में बनेंगी, 10% यूएस में बनेंगी, 10% इंडिया में बनेंगी। लेकिन चाइना को क्यों डर है इससे? फिर भी 80% चाइना के पास है। चाइना को यह पता है कि इंडिया स्केल अप कर सकता है, कल आज 10% है, कल 25% हो जाएगा, और वो परसेंट कहाँ से आएगा? चाइना में से आएगा। अब यहाँ पे आपका बनना शुरू हो गया ना एप्पल के आईफोन्स इंडिया में, बस अगले साल से लैपटॉप बनेंगे, फिर आप देखिएगा। ये कहाँ से आ रहा है? चाइना की इकोनॉमी जो है, चाइना की इकोनॉमी बनी कैसे बड़ी? चाइना ने तो कभी कुछ इन्वेंट नहीं करा। चाइना ने कई 100 साल, 1000 साल पहले गन पाउडर और कागज इन्वेंट करा था। चाइनीज हैव नॉट इन्वेंटेड एनीथिंग इन द मॉडर्न एरा। चाइनीज करते क्या है? आपसे मैंने चोरी कर ली, मैं चाइनीज हूं, मैंने आपसे एक टेक्नोलॉजी चोरी कर ली और मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ले ली। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई भी ब्रांड पकड़ लीजिए, ज्यादातर ब्रांड चाइना में बनते हैं, वो ब्रांड चाइना के होते नहीं है, बस बनते हैं, वो बनते चाइना में हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अच्छा वर्ल्ड की कौन सी मोटरसाइकिल्स हैं, होंडा, कावासाकी, हार्ली डेविडसन, आपको नाम 10 पता है, राइट? अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोटरसाइकिल का चाइनीज है, चाइना है। एक चाइनीज ब्रांड का भी नाम बताइए, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता होगा, जबकि है चाइनीज ब्रांड, आपको नहीं पता। यही चाइना के पैसे का राज है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड लेवल पे। जैसे बिस्किट बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो वैसे गाड़ियां बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं। उस पर किसी में BMW का टप्पा लगाया, किसी में मर्सिडीज का लगाया, अलग अलग फैक्ट्रीज इसके लिए बनी है, ऑब्वियसली हाईली स्पेशलाइज्ड है, इतना आसान भी नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चाइना यही काम करता है। चाइनीज ब्रांड्स फेमस नहीं है, छोड़ के मोबाइल फोन। आप चाइना में आप देख लीजिए, आपको चाइनीज ब्रांड बहुत कम देखेंगे जो कि वेल नोन ब्रांड है। ब्रांड की तो है नहीं, चाइना का तो ये तो होता है यार, ये तो चाइनीज है भैंकोई से, ये थोड़ी क्वालिटी वाइज, हाँ, हाँ क्वालिटी वाइज और वैसे हाँ। तो वो बनाते हैं सब कुछ चाइनीज, तो चाइना का पैसा वहां से आ रहा है, ये चाइना ऐसे कंट्रोल करता है। सर अभी इलेक्शन है इस साल, और क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी पार्टी का नाम लो, वो आप लोगे भी नहीं, आप जिस हिसाब से मुझे पता है, पर मैं चाह रहा हूँ कि वोट करने से पहले आप थोड़ा यंगस्टर्स को थोड़ा कुछ अगर बताना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहो कि क्या माइंड में रखना चाहिए, किस तरफ देश जा रहा है, आपके माइंडों में, आप इतनी रिसर्च करते हो तो। मैं तो कहूँगा कि फैक्ट्स पे जाइए, आप प्रोपेगेंडा पे मत जाइए, क्योंकि कई लोग, कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा प्रोपेगेंडा करती हैं कि आपको लगेगा कि कल मेरे घर में अटैक हो रहा है, क्योंकि जब तक आप भयभीत हैं तब तक आप अंडर कंट्रोल हैं। जिस दिन आप निडर बन जाएंगे, फिर आप थोड़ा ना डरेंगे किसी, फिर आप किसी कंट्रोल में थोड़ा ना आएंगे। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि कई पॉलिटिकल पार्टीज और कई दशकों से यही चाह रही हैं कि लोग गरीब रहें, फिर आप उसको 500 रुपए देंगे, उसको खाना खिलाएंगे, फिर वो आपको वोट देगा। अमीर आदमी थोड़ा ना खाना खा के वोट देगा, वो कहेगा मैं अपनी मर्जी से दूंगा। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो, और ये पार्टीज नॉर्थ में हैं, साउथ में, हर जगह हैं। साउथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि साउथ और नॉर्थ का बड़ा चल रहा है आजकल, तो वो लोगों को डरा रही है कि हिंदी कल से आपको, आपकी भाषा नहीं बोली जाएगी, आपको जानबूझ के हिंदी बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अब लेकिन आपका एक बयानिया है ना, आपने, आपका एक बयान है कि मतलब आपका एक नैरेटिव है, तो आप अपना नैरेटिव चला रहे हैं। उसी प्रकार से सब लोग, तो मैं तो यही बोलूँगा लोगों से कि आप रिसर्च करिए, आप एनालिसिस करिए, आप खुद देखिए, फैक्ट्स पे जाइए, नंबर्स पे जाइए, डेटा पे जाइए, और अगर आपको लगता है कि जो पार्टी आपके लिए सबसे बढ़िया, आप उसको वोट डालिए।
बेझिझक। सर पार्टीज तो फिर मैनिपुलेट भी तो कर ही रही है, प्रोपेगेंडा भी चला रही है और मासेस तक पहुंच भी रहा है और लोग फिर फॉलो भी उसको ही करेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, देखिए कि बात यह है कि आपको ये निकालना है कि सच क्या है झूठ क्या है। जैसे कि आपने देखा एक टाइम पे, आजकल तो नहीं होता है, एक टाइम पे घर में गेहूं आता था तो उसको फटकते थे ऐसे, आप कभी नोट करा आपने, ऐसे फटकते, उसमें निकालते थे ना, गंदगी बाहर निकालते थे। आज भी लोग चावल बीन लेते हैं, तो ये बीनना हर जगह है आपको, चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे चावल हो, आपने बीनना है, आपने देखना उसमें गंद निकालो, जो एक्चुअल चावल है वो खा लो या गेहूं खा लो आप, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हर जगह चलता है, लोग जो हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए लोग रहेंगे, क्योंकि सब लोग आपका दिमाग कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको कैसे बचना है वो आपको खुद डिसाइड करना है कि ये मेरे लिए अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, ये मेरे लिए बिलीवेबल सोर्स है। और सोशल मीडिया पे 90% ऑफ द थिंग्स आर फेक, 90% ऑफ द थिंग्स आर फेक ऑन सोशल मीडिया, जिसकी जो मर्जी। वो टाइप कर रहा है हाँ, मैं कुछ भी टाइप कर दूं। सर मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया में बैठ के ऐसे सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, जैसे आप भी अपना इतने टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बट ये एक्शन में आ रहा है, लोग कर भी रहे हैं, बस बात करके रह जाते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। तो आपको दिख रहा है? हाँ देखिए, धीरे धीरे हो रहा है, इसमें समय लगेगा। हम सोचें आज हो जाएगा, नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसा धीरे धीरे लोगों में चेंज आ रहा है। लेकिन ये लड़ाई कांस्टेंट है, मतलब ये लड़ाई आज की नहीं कि आज जीत गए, ये लड़ाई आपको कल लड़नी है, फिर रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, ये लड़ाई कांस्टेंट है और ये चलेगी लड़ाई। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके सर। दिस वाज अ वेरी वेरी इंटेंस एंड हम यूजुअली ऐसा जॉनर टच नहीं करते, फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर ऑडियंस के लिए बहुत नया होगा, क्योंकि जैसा कि आपको आपकी टीममेट्स ने भी बोल के भेजा था कि भूत वाला पूछना उनसे कब आएगा। तो सर मज़ा आ गया आपसे बात करके। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सर के चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में सर के सारे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप प्लीज़ जाकर फॉलो करिए और इनकी लाइफ से कनेक्टेड रहिए। सच में इनका कंटेंट बहुत ही वैल्यूएबल है और हम सबके बहुत काम आएगा। और भाई बस ड्यूरेशन के चलते हमको ये पॉडकास्ट यहाँ पे रैप अप करना पड़ रहा है, बट अदरवाइज वी गाइस नो सर आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना पिटारा है आपके पास, इसके लिए सेकंड एपिसोड भी जरूर बनता है, तो आपको हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा फिर से। जब हुक्म करेंगे मैं आ जाऊंगा। एंड ऑडियंस से भी मैं कहूँगा आप पार्ट 2 के लिए कमेंट करो अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन जो हमने ये मर्चेंडाइज पहनी है आप लोग ये शॉप कर सकते हैं, realhitstore.com से हमारी वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको खुद का पॉडकास्ट शुरू करना है तो हमने एक पॉडकास्ट कोर्स बनाया है जो प्री रिकॉर्डेड है, जिसमें हमने बताया कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं बस आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही कहना चाहता हूँ। और नहीं नहीं सर सर प्लीज जनता के लिए कुछ जाते जाते कुछ सॉलिड हो जाए लास्ट। सर कुछ ब्यूटीफुल वाइज वर्ड्स। नहीं, वाइज वर्ड्स मैं सिर्फ जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि यार देखिए ना, रिस्क से कभी मत डरिए, कीप ऑन टेकिंग रिस्क। आप फेल होंगे ना, आप गिरेंगे, आप खड़े होंगे, फिर फेल होंगे, गिरेंगे, यही रास्ता है सीखने का। और जो आपसे ये कहता है कि लाइफ में सेफ चलो, माँ बाप के अलावा, क्योंकि माँ बाप तो बोलेंगे, इसके अलावा जो कहता है सेफ चलो, वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है। रिस्क लीजिए, कोई बात नहीं, सर टूटेगा, हाथ टूटेगा, फिर खड़े होंगे, कपड़े झाड़ के फिर चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। अरे भाई अभी खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं आपको बता दूं, ट्राया ऐप को फटाफट जाके डाउनलोड कर लें और उनका हेयर टेस्ट जरूर लें। और मैं बता दूं, हमारा कोड यूज कर लें, RealHit20, आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज गो एंड डाउनलोड इट राइट नाउ। चलो अब जाओ फाइनल बाय। ठीक है जी, ओके।